हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यभिषक क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। आज हम लोग ओल्ड क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने जामनगर का 2005 का क्वेश्चन पेपर लिया है। आयुर्वेद में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, एमओ का एग्जाम है, पीएससी का एग्जाम है, आगे नेक्स्ट वाला एग्जाम आने वाला है, तो उन सबके लिए ये क्वेश्चन पेपर्स काफी इम्पोर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चन पेपर्स ऑलमोस्ट एमसीक्यूज के स्टाइल में दिए गए हैं। सो हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे आज। हमारे जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे आर्यभिषक परिवार में। सो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि आगे जब भी कोई क्लास अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। सुश्रुत अनुसार किसके विद्ध होने का लक्षण कब्जंग शरीर अवयव अवसाद बताया गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से स्ट्रक्चर का अगर विद्ध हो जाए, मतलब चोट लग जाए, वहां पे विद्ध का मतलब है चोट लग जाए, इंजुरी हो जाए, तो वहां पे कुब्जता आ जाती है और शरीर के अवयव में अवसाद आ जाता है। ठीक है, तो ये पूछा गया है। ऑप्शंस आपके हैं स्नायु, त्वक, मांस और संधि। इसमें आपका सही आंसर होगा स्नायु। अगर स्नायु किसी की चोटिल हो जाती है, इंजुरी हो जाती है, तो वहां पे कुब्जता आ जाती है और शरीर के अवयवों में अवसाद उत्पन्न हो जाता है। ठीक, नंबर 2 क्वेश्चन देखिए। पीड़न असहिष्णुता च ओष पाकौच। ओष होता है, पाक होता है, पीड़न से असहिष्णुता यानी वो नहीं सहन कर पाता है, तो ये किसका लक्षण है पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं किसके बारे में ये पूछ रहा है। त्वगत शल्य, स्नायुगत शल्य, मांसगत शल्य या श्रोतोगत शल्य। तो शल्य यानी कोई अगर एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट या फॉरेन बॉडी आपके शरीर में चला जाए और आपके शरीर में जाके वो अटक जाए, तो उससे काफी सारे लक्षणों का वर्णन किया गया है। तो कहाँ किस जगह पे वो शल्य फंस जाएगा तो किस तरह के लक्षण आएंगे, उसी में से ये क्वेश्चन आया है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा मांसगत शल्य। अगर मांस में ये शल्य फंस जाए, मसल्स के अंदर कोई फॉरेन बॉडी फंस जाए, तो वहां पे क्या होता है, पीड़न असहिष्णुता होती है, ओष और पाक, पाक यानी पक जाना। तो ये सारे लक्षण वहां पे नजर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। शून अक्षिकुटंग वदनं च यस्य शिरो अभितापः सुश्रुत अनुसार किसका लक्षण है। तो ये शिरो रोग के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शंस देके आप लोगों को पता चल गया होगा। तो वहां पे शून कूटम, आंखों के चारों ओर जो है शून्यता या शोथ उत्पन्न हो जाता है, और वदनं च यस्य शिरो अभिताप। ठीक है, तो ये कौन से शिरो रोग में उत्पन्न होता है ये पूछा गया है। इसका आंसर है कफज शिरो रोग। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। कफज शिरो रोग अगर हो, वहां पे आपके आंखों के चारों ओर सूजन आ जाएगी, वदन में सूजन आ जाएगी, वदन मतलब बॉडी में सूजन आ जाएगी, चेहरे पे, और शिरो में अभिताप फील होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। शारंगधर अनुसार लेखन व वृंघन कर्मार्थ औषध काल होगा। तो लेखन और वृंघन के लिए औषध काल क्या बताया गया है, कितना बताया गया है, पंचम रात्रि बताया गया है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, पंचम रात्रि। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कुर्यात विणमूत्र संगर्ति शोषं योनि मुखस्य च। कुर्यात विणमूत्र संगति, विण और मूत्र संग हो जाएगा वहां पे, और अर्ति उत्पन्न होगी और शोष उत्पन्न होगा। कहाँ, योनि मुख में शोष उत्पन्न होगा। तो कौन से योनि व्यापद का ये लक्षण पूछा गया। आप सबको पता है योनि व्यापद 20 बताए गए हैं, 20 टाइप्स ऑफ योनि व्यापद वर्णन किए गए हैं। तो उनमें से ये जो लक्षण है ये किस में आता है, शुष्का योनि व्यापद में आता है। ऑप्शन सी शुष्का आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। नितांत रक्तं श्रवति, नितांत रक्तं श्रवति मुहुर्मुहु अथ अर्तिमान। ठीक है, तो हमेशा ही रक्तस्राव होता रहता है, ये इसका अर्थ है। तो ये किसमें होता है, पित्तज प्रदर अगर हो, अगर पित्तज प्रदर हो, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। तो उसमें नितांत रक्त श्राव होता रहता है, मुहुर्मुहु थोड़ा थोड़ा करके, और पेनफुल भी रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अकालं वाहमानाया गर्भेण पिहितो अनिल। किस योनि व्यापद का कारण पूछा गया है। तो ये कारण है किसका, ये आपको बताना है। यहाँ पे आपका आंसर होगा कर्णिनी। ओके, ऑप्शन ए कर्णिनी आपका सही आंसर है।
तो अकालं वाहमानाय गर्भेण पीहितो अनिल आपके कर्णिनी योनि व्यापत के कारण में बताया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, अहिपूतना में दोष संबंध है। अहिपूतना एक तरह का डिजीज है, तो इसमें कौन सा दोष प्रिडोमिनेंट होता है पूछा गया है। कफ और रक्त इसमें प्रिडोमिनेंट होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किस आचार्य ने कुकुणक को दंतोद्भव जन्य व्याधि बताया है। दंतोद्भव जन्य व्याधि बच्चों में पाया जाता है। जब बच्चों के दांत उठते हैं तो उनको कुछ ना कुछ छोटी मोटी बीमारियां हो जाती हैं और वो दांत उठने के बाद वो अपने आप सही भी हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है कुकुणक एक तरह की व्याधि है जिसको वाग्भट जी ने डिस्क्राइब किया है कि ये दंतोद्भव जन्य व्याधि है, यानी दंतोद्भवन के समय पे ये कुकुणक देखने को मिलता है। ये जो चीजें हैं कौमार वृत्य से आया है ये क्वेश्चन। आगे हम कौमार वृत्य की भी क्लासेस आपके लिए लाएंगे और इम्पोर्टेंट नोट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एलर्जी किस स्थान की व्याधि है। एलर्जी के बारे में पूछा गया है, कौन से स्थान इसका अधिष्ठान क्या है पूछा गया है, तो ये संधिगत व्याधि है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विधुर मर्म के विद्ध होने का फल क्या होगा। अगर विधुर मर्म आपका विद्ध हो गया, इंजरी हो गई वहां पे, तो वहां पे बाधिर्य हो जाता है, यानी वो डेफनेस आ जाती है ना, डेफ को हम लोग बोलते हैं बाधिर्य, तो उसकी सुनने की क्षमता चली जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, गृध्रसी में शिरावेद स्थल है। गृध्रसी में शिरावेद हमें कहाँ करना चाहिए, कहाँ वर्णन किया गया है ये। जानु संधे उपर्यो अधो व चतुर अंगले। जानु संधि के ऊपर या नीचे, ठीक है, 4 अंगुल ऊपर या नीचे आपको शिरावेद करना चाहिए, ये बताएगा। जानु संधि आप सबको पता है, जानु संधि है आपकी नी जॉइंट, है ना, पैर की नी जॉइंट होती है, तो नी जॉइंट से 4 अंगुल नीचे या फिर 4 अंगुल ऊपर, तो इस पॉइंट पे आप शिरावेद कर सकते हैं गृध्रसी में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वाग्भट के अनुसार ज्ञापक किसका गुण बताया गया है। तो ज्ञापक आतुर का गुण बताया गया है, जो रोगी है उसके गुणों में ज्ञापक बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कोष्ठ में पेशियों की संख्या कितनी होती है। कोष्ठ में पेशियों की संख्या होती है षट्षष्ठी। षट्षष्ठी अर्थ है 66। ओके, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, 66 पेशियां होती हैं कोष्ठ में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आदान काल में कौन सा रस बलवान होता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शंस भी देख सकते हैं, तिक्त, कषाय, कटु और अम्ल पूछा गया है। तो आदान काल में नॉर्मली जब सूर्य बलवान होता है तब कटु रस प्राधान्य होता है, ये कटु रस बलवान हो जाता है। तो आप लोग देखेंगे जो गर्मियों में जो मिर्चियां आती हैं वो काफी तीखी मिर्चियां आती हैं, ठीक है, ये आप लोग प्रैक्टिकली देखिएगा इसको टेस्ट करके। सर्दियों में जो मिर्चियां आती हैं उसमें ज्यादा तीखापन नहीं रहता है, लेकिन गर्मियों में जो मिर्चियां आती हैं वो काफी तीखी होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, चिकित्सा सार संग्रह के लेखक कौन है पूछा गया है। तो ये इनके लेखक हैं बंगसेन, ये आप लोग याद रखिएगा। ये सारी वो वैसे रटने वाली चीजें हैं, लेखक कौन है, किसने कौन सी किताब लिखी है, कितने सन में लिखी है, ये सब रटने वाली चीजें, इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, चिकित्सा सार संग्रह बंगसेन ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, लोलिम्बराज का काल है। लोलिम्बराज भी एक लेखक ही है, तो इन्होंने इनका काल पूछा गया है, कौन सी सेंचुरी में इन्होंने बुक लिखी थी ये पूछा गया है। इन्होंने 17th सेंचुरी में 17वीं शती में इन्होंने बुक लिखी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, पित्तज अधिमंथ में दृष्टिनाश कितने समय बाद हो जाता है। अधिमंथ आप सबको पता है आई डिजीज है, आंखों की बीमारी है। ये वातज, पित्तज, कफज इस तरह से बताया गया है। अगर आप इसमें ट्रीटमेंट ना करें तो इसमें देखने की शक्ति चली जाती है, दृष्टि का नाश हो जाता है। तो उसके लिए सबके लिए अलग अलग टाइमिंग बताई गई है, कितने टाइम में कौन सी अधिमंथ में दृष्टि नाश होता है। पित्तज अधिमंथ जो है उसमें सद्य ही दृष्टि नाश हो जाता है। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करें तो इमीडिएटली यानी तुरंत उसके देखने की शक्ति चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, तांबुल के साथ किसके सेवन का निषेध है, यानी तांबुल के साथ आपको क्या नहीं लेना चाहिए। तो इसका आंसर है कंकुष्ठ। कंकुष्ठ आपको तांबुल के साथ नहीं लेना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, रस भस्म सेवन काल में अपथ्य है। अगर आप रस भस्म सेवन कर रहे हैं और इस काल में आपको क्या नहीं लेना चाहिए, बिल्व एवं कुष्मांड आपको नहीं लेना चाहिए। तो कोई भी पेशेंट को अगर आप प्रेस्क्राइब कर रहे हैं कोई भी रस भस्म वाली औषधि है तो उसको बिल्व और कुष्मांड लेने के लिए मना करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विच इज द थर्ड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। सो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर आप सभी ने पढ़ा होगा। इसमें नंबर 3 में कौन सा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर आता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन आता है। ओके, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, हृदय सुप्तं स्तिमित भारिकम भवति अश्मावृतं यथा, किसका लक्षण है। तो क्या होता है इसमें देखिए, हृदय में सुप्तता आ जाती है, स्तिमितता आ जाती है, गीलापन लगता है, भारी भारी लगता है हृदय प्रदेश, और भवति अश्मावृतं यथा, ऐसा लगता है कि सीने पे पत्थर रखा हो, अश्म यानी पत्थर, ठीक है, पत्थर रखा। तो ये किसका लक्षण है, कौन से रोग का ये लक्षण है, इन्होंने पूछा है। तो आंसर है आपका कफज हृदरोग। अगर कफज हृदरोग हुआ हो तो वहां पे इस तरह की सुप्तता, स्तिमितता, भारीपन और पत्थर रखने जैसी फीलिंग आती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, हीन, मध्य व उत्तम प्रकृति का क्रम क्या है। तो आप सभी को पता है कि दोष के अनुसार प्रकृति भी होती है, वात पित्त कफ जो वर्णन किए गए हैं तो उनके अकॉर्डिंगली प्रकृति भी बताई गई है। वातज प्रकृति, पित्तज प्रकृति, कफज प्रकृति, त्रिदोषज प्रकृति बताई गई है, तीनों दोष जिसमें प्रिडोमिनेंट होते हैं। द्वंद्वज प्रकृतियां बताई गई हैं, दो दो दोष जिसमें प्रिडोमिनेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक दोष अगर देखें तो उसमें हीन, मध्यम और उत्तम, ये क्रम आप कैसे बताएंगे। तो सबसे जो वातज प्रकृति होती है वो सबसे हीन प्रकृति होती है, ठीक है, और पित्तज प्रकृति मध्यम प्रकृति मानी गई है, और कफ जो है वो उत्तम प्रकृति मानी गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, इसी सीरियल में दिया हुआ है। वात हीन होता है, पित्त मध्यम होता है, और कफ जो होता है वो उत्तम प्रकृति होती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, वाग्भट अनुसार अनेक रोगनुतो बहुरोग पुरोगम, ये किस डिजीज के लिए बताया गया है, अनेक रोगनुतो बहुरोग पुरोगम, ये आपके राजयक्ष्मा के लिए बताया गया है, ठीक है। तो ये श्लोक काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन भी आता है। इसमें राजयक्ष्मा क्या है, बहुत सारे रोगों को ये बुला लेता है, इसलिए इसको लिखा है कि अनेक रोगनुतो बहुरोग पुरोगम। तो ये जो जिसको राजयक्ष्मा होता है उसको बहुत सारे और डिजीजेस भी उसको चपेट में ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है, डैश प्रोक्तं द्विधं पीत पांडुरम सदलं निर्दलं तस्य जनि गुर्जर मंडले। ओके, तो ये श्लोक है, ये बताया गया है कि दो तरह का इसकी वैरायटी होती है, पीत और पांडुर आप बोल सकते हैं, सदल निर्दल आप बोल सकते हैं, जानी गुर्जर मंडले, गुर्जर मंडल भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये किसके बारे में बताया गया है, ये मृदार श्रृंग के बारे में बताया गया है। ऑप्शन डी मृदार श्रृंग आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, गौरी पाषाण की चिकित्सकीय मात्रा कितनी होती है। तो गौरी पाषाण की जो मेडिसिनल डोज होती है वो होती है 1/120 से लेके 1/30 रति। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। बहुत ही लो डोज में ये दिया जाता है क्योंकि ये विषाक्त होता है बहुत, अगर हाई डोज में आप दे देंगे तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी पेशेंट में, इसीलिए इतना ही इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एक रत्ती का 120 भाग में से एक भाग, मतलब कितना कम क्वांटिटी आप लोग इमेजिन कर सकते हैं। तो इतना ही आपको लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, शारंगधर अनुसार अवलेह की सवीर्यता अवधि कितनी होती है। तो सवीर्यता अवधि हमने डिस्कस किया था, भेषज कल्पना की वीडियोस आप लोग जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में आप लोग चले जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सब्जेक्ट वाइज वीडियोस मिल जाएंगी, तो वहां से आप लोग इंपॉर्टेंट नोट्स सारे देख सकते हैं। सवीर्यता अवधि क्या होती है, कितने समय तक मेडिसिन जो है आपने बनाई है उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी रहती है या फिर वो काम करता है, तो इसको हम लोग सवीर्यता अवधि बोलते हैं। या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि वो जो एक्सपायरी डेट होती है ना, कुछ टाइम के बाद मेडिसिन एक्सपायर हो जाता है, तो वो जो टाइम पीरियड बताया जाता है 2 साल, 1 साल, 6 महीने, इसको हम लोग सवीर्यता अवधि कहते हैं। तो ये पूछा गया है कि अवलेह का कितना होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वत्सरात परम, यानी 1 साल बताया गया है। ओके, 1 ईयर
वत्सरात् परम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, डैश च दिवा अनुवास्यो। ओके, तो ये इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा शीते वसंते च दिवा अनुवास्यो। तो शीत और वसंत ऋतु में दिन में आपको अनुवासन देना चाहिए, ये इसका मतलब है। शीते वसंते आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, भाव प्रकाश अनुसार भेदनी दीपनी हृदया कफ पित्त ज्वरापहा। तो ये किसके बारे में बताया गया है? भाव प्रकाश में बहुत सारे ड्रग्स जो हैं, बहुत सारे प्लांट्स के बारे में, मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में वर्णन किया गया है और सबकी प्रॉपर्टीज बताई गई हैं। तो उसी में से ये श्लोक लिया गया है। किसके बारे में ये बताया गया है कि ये भेदनी होती है, दीपनी होती है, होती है और कफ पित्त और ज्वर को अपहा यानी नाश करती है। ठीक है, तो ये पूछा गया है। इसका आंसर है मत्स्य शकला। मत्स्य शकला ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, भाव प्रकाश अनुसार मूर्वा का प्रतिनिधि द्रव्य कौन है? ये इन्होंने पूछा है। तो मूर्वा अगर आपको ना मिले तो आप जिंगनी की छाल ले सकते हैं। जिंगनी छाल आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, फॉक्स नट इज, फॉक्स नट किसका इंग्लिश नेम है? तो ये है आपका यूरेल फेरोक्स। यूरेल फेरोक्स आपका सही आंसर है, ऑप्शन बी। ये लैटिन नेम है किसका? आप लोग बताइए, सोचिए एक बार। ये मखाना का लैटिन नेम। आप सभी लोग मखाना खाते होंगे, है ना? सब्जी बना के खाते हैं, खीर में डालते हैं, बहुत जगह पे मखाना भोग भी लगता है। तो ये मखाना है, ठीक। तो इसका लैटिन नेम है यूरियल फेरोक्स और इसको फॉक्स नट भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, सर्ज रस प्राप्त करते हैं। सर्ज रस आपको किसमें से मिलता है? शोरिया रोबस्टा से मिलता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, शोरिया रोबस्टा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33, लेखन शोषण पीड़न क्लेद उपशोषण स्थिति कौन सा रस है? तो कौन सा रस यानी आप सबको पता है मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय 6 तरह के रस वर्णन किए गए हैं। तो किस रस के गुण में ये बताया गया है कि ये लेखन भी करता है, शोषण करता है, पीड़न करता है और क्लेद उपशोषण स्थिति, क्लेद का उपशोषण कर लेता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कषाय रस। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, कषाय रस। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, काले हितंग डैश ब्रूयात विंसवादि पेशलम। तो ये श्लोक है, इसको आपको फिल करने के लिए बताया गया है, पूछा गया है। सो इसका आंसर होगा काले हितंग मितंग ब्रूयात विंसवादि पेशलम। ओके, सो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, मर्मसु छिद्यमानेषु परिदेवी निरुद्ध वाक्। तो ये श्लोक पूछा गया है, वाग्भट उक्त ऊर्ध्व श्वास के लक्षण में परिदेवी का क्या अर्थ है, इसमें पूछा है। ओके, मर्मसु छिद्यमानेषु परिदेवी निरुद्ध वाक्। वाक्, अब वाक् ये तो समझ में ही आ रहा है, मतलब बोलना उसका निरोध हो जाएगा और परिदेवी हो जाएगा अगर आपके मर्म में छिद्र हो जाए या चोट लग जाए या ऊर्ध्व श्वास में ये देखने को मिलता है, ये इन्होंने पूछा है। तो परिदेवी का अर्थ इन्होंने पूछा है, परिदेवी क्या होता है? इसका अर्थ होता है दुख आर्त। ओके, बहुत बहुत दुख उत्पन्न होता है, बहुत ही पेनफुल होता है, ये हम बोल सकते हैं। तो ये दुखार्त के लिए परिदेवी शब्द का यूज हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, शारंगर अनुसार लघुतरा गेया ग्राहिणी धातु पुष्टि प्रदा किसका लक्षण है? तो हम लोग संसर्जन क्रम में ये चीजें इस्तेमाल करते हैं, पेया, मंडवी, लेपी, यवागु, ये सारी चीजें। तो ये इसके बारे में बताया गया है, सबके बारे में डिस्क्रिप्शन उसमें आपकी संहिता में किया गया है। ये जो है लघुतरा गेया ग्राहिणी धातु पुष्टि प्रदा, लघु होता है और ये ग्राहिणी होता है और धातु पुष्टि करता है। ठीक है, तो ये कौन है? ये है आपकी पेया। पेया आप लोग आंसर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, मन को क्रियावान होते हुए भी कर्ता क्यों नहीं कहा गया है? मन क्रिया करता है ना, सोचता है, विचार करता है, बहुत सारी क्रियाएं इसकी वर्णन की गई हैं, मन के कर्म वर्णन किए गए हैं, ये सब इतने सारे काम करता है, लेकिन कर्ता इसको नहीं बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये अचेतन होता है, ये चेतन नहीं होता है, इसलिए इसको
कर्ता नहीं कहा जाता है, ठीक है, अचेतन होने के कारण। ये क्वेश्चन पदार्थ विज्ञान से आया है। पदार्थ विज्ञान काफी बोरिंग है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। रस वाग्भट अनुसार सर्पे स्थावरे विष की प्रवर मात्रा कितनी होती है? तो स्थावर सर्प जो होते हैं, स्थावर मतलब जो जमीन पे जो सर्प रहते हैं, उनकी विष की प्रवर मात्रा होती है 8 यव। तो ऑप्शन सी 8 यव आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, डैश उदकं विस्रंग लवणं सर्वदोषकृत किस जल का लक्षण है? तो कौन से जल का ये लक्षण बताया गया है? उदकं विस्र होता है, लवण रसयुक्त होता है और सर्वदोषकृत होता है, मतलब ये सभी दोषों को प्रकुपित कर देता है। तो ये समुद्र जल के लिए बताया गया। समुद्र का जो पानी है वही तो लवण होता है ना, वो एकदम नमक उसमें भरा हुआ होता है, तो ये लवण दिया हुआ है, तो ये समुद्र का जल हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, सर्वश्रेष्ठ कंद शाक किसके लिए किसको कहा गया है? भाव प्रकाश ने किसको माना है? तो इसका आंसर होगा सूरण कंद। सूरण कंद के शाक को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। चरक अनुसार दोहृद अवस्था काल कब उन्होंने बताई है? दोहृद अवस्था काल आप सबको पता है, दो हृदय जहाँ पे होते हैं, तो माता जब गर्भवती होती है तब बच्चे में जब हृदय फॉर्मेशन हो जाता है तो उसे उसकी दोहृद अवस्था काल आ जाती है माता की, क्योंकि माता के शरीर में 2 हृदय काम करते हैं उस टाइम पे, और बच्चे के हृदय के अनुसार माता की भी बहुत सारी इच्छाएं उस टाइम पे प्रकट होती हैं, अलग अलग तरह की। ये खाना है, इधर जाना है, ये कलर पहनना है, ऐसे टेम्परेचर में रहना है, तो अलग उसकी सारी इच्छाएं चेंज हो जाती हैं। तो ये कौन से महीने में होता है ये वो पूछा गया है। आचार्य चरक ने 3रे महीने में बताया है। ओके, ऑप्शन बी तृतीय मास आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, हस्तपाद शिरसांग पंच पिंडका विनिवर्तन्ते। तो ये आपका गर्भ विकास क्रम में आपको मिलेगा। तो हस्तपाद शिरसांग जो है हाथ पैर और सिर के बड्स निकलते हैं, ये बोला गया है। पंचपिंड का 5 पिंड निकलते हैं जिनसे हाथ पैर और सिर बनता है। तो कौन से महीने में ये स्थिति होती है गर्भ की, इन्होंने पूछी है। तो ये तृतीय महीने के लिए बताया गया है, 3रे महीने के लिए। तृतीय मास आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। दाड़िमाष्टक चूर्ण में शर्करा व दाड़िम का अनुपात कितना होता है? कितना शर्करा होता है और कितना दाड़िम होता है, इसका रेशियो पूछा है। इसका रेशियो है 1:4। 1 भाग शर्करा होता है और 4 भाग होता है आपका दाड़िम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। वाग्भट अनुसार निम्न में से किस ग्रह में ज्वर नहीं मिलता है? तो ग्रह रोग आप सभी ने पढ़ा होगा बाल रोग में, कौमार भृत्य में, तो वहां पे कौन से ग्रह रोग में ज्वर नहीं मिलता है इन्होंने पूछा। नहीं, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। शकुनी, पूतना, रेवती और पितृग्रह बताया गया है, पितृग्रह। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पूतना। पूतना में आपका ज्वर नहीं मिलता है, बाकी तीनों ग्रह रोगों में ज्वर एक सिम्टम आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, अनिमित्त भिक्षणं च यस्य उद्गारः प्रवर्तते निद्रा जृंभा काश्यप अनुसार किस व्याधि का लक्षण बताया गया है? तो अनिमित्त अभिक्षणं च, खाने का मन नहीं करेगा, उद्गार आता रहेगा और निद्रा जृंभा जैसा लगता रहेगा, ये छर्दी रोग में काश्यप ने बताया है। तो काश्यप ने नॉर्मली जो है बच्चों के डिजीज के बारे में वर्णन किया है। तो बच्चों में अगर आप ये लक्षण देखें तो आपको समझ लेना चाहिए कि उसको उल्टी उल्टी सी आ रही है, ठीक है। तो छर्दी रोग में ये देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, आशु आगमन अनुवासन वस्ती में क्या करते हैं? तो अगर अनुवासन वस्ती में आशु आगमन हो जाए, आशु आगमन मतलब देते ही आपने वस्ती दिया और तुरंत ही वो बाहर निकल आया, तो उसमें क्या करना चाहिए? ऐसे केस में आपको पुनः वस्ती देनी चाहिए, ठीक है। पुनः वस्ती आपको देनी चाहिए। सो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अनुवासन वस्ती में क्या होता है, नॉर्मली जो तेल हम लोग देते हैं, अनुवासन वस्ती आपकी स्नेह वस्ती होती है ना, तो इसमें जो तेल देते हैं वो काफी समय तक अंदर रहता है।
कम से कम एक मुहूर्त तक तो अंदर रहना ही चाहिए, उसके बाद बाहर निकलना चाहिए। लेकिन ये अगर तुरंत ही बाहर निकल आए तो आप फिर से अनुवासन वस्ती दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, सुश्रुत अनुसार वस्ती नेत्र दोष कितने होते हैं? तो वस्ती नेत्र के इन्होंने 11 दोष बताए हैं। नंबर आप लोग याद रखिएगा। वस्ती नेत्र जो होती है, ऐसे वस्ती यंत्र है, ये उसका नेत्र है जो अंदर डाला जाता है। तो ये नेत्र में 11 दोष बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, नरो विरिक्तस्तु निरूह दानं वर्जयेत डैश दिनानि अवश्यं। तो जिसका विवेचन किया गया हो उसको कितने दिनों तक आपको निरूह वस्ती नहीं देनी चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर है 7 दिनानि अवश्यं। तो कम से कम 7 दिन तक आप निरूह वस्ती नहीं दे सकते। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, विट पित्त कफ अनिलान्वितम किसका लक्षण है? तो विट आएगा, फिर पित्त आएगा, फिर कफ आएगा और फिर अनिल यानी वायु आएगा। ये किसका लक्षण बताया गया है? ये बताया गया है आपके सम्यक विरेचन का लक्षण। ठीक है, सम्यक विरेचन जब होगा तब पहले विट आएगा, मल आएगा, उसके बाद पित्त निकलेगा, फिर कफ निकलेगा और लास्ट में वायु निर्गत होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, भीरुंग भीषयितारंग चरक अनुसार किस प्रकृति का लक्षण है? तो ये भीरु होता है, डरपोक होता है। ये प्रकृति कौन सी होती है जो डरपोक होती है? वो पिशाचकाय होती है। पिशाचकाय में भीरु बताया गया, ये डरपोक होते हैं, सामने नहीं आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, बुद्धया विषम विज्ञानं विषमं च प्रवर्तनम जानियात मनसो गोचरं हि तत्। तो ये डैश दिया गया है, इसको आपको फिलअप करना है। श्लोक है ये, श्लोक आप लोग जरूर याद करते रहिए। डेली कम से कम 2 या 3 श्लोक आप याद करिए ताकि एग्जाम के टाइम पे बहुत सारे श्लोक आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। तो श्लोक अगर आएंगे तो आप उसमें से लिख सकते हैं, है ना। काफी इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। बुद्धया विषम विज्ञानं विषमं च प्रवर्तनं प्रज्ञापराधं जानियात मनसो गोचरं हि तत्। तो ये इसका फुल श्लोक है। प्रज्ञापराध का ये श्लोक है जिसमें बुद्धि उसकी विषम हो जाती है, उसका विज्ञान विषम हो जाता है, उसका जितना भी सोचने समझने की शक्ति है, जितना नॉलेज है, वो सब उसका उल्टा पड़ जाता है। सो प्रज्ञापराध हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, ज्वर वेगो अधिक तृष्णा प्रलापः श्वसनं भ्रम किस ज्वर का लक्षण है? ये पूछा गया है। ज्यादा ज्वर होता है, प्यास लगती है, प्रलाप होने लगता है, श्वास उसको दिक्कत होने लगती है और भ्रम हो सकता है। तो ये उसका पच्यमान ज्वर में देखने को मिलता है। ओके, पच्यमान ज्वर अवस्था में ये लक्षण देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, त्रिट ताप तोद सदन किस नाड़ी व्रण का लक्षण है? त्रिट मतलब तृष्णा होती है, ताप रहता है, तोद होता है और सदन, उसमें ये लक्षण बताए गए हैं। तो ये पैतिक नाड़ी व्रण के लक्षण में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 54, दाह समन्विते तु विनिसरेत धूम इव ही वायु किस रोग का लक्षण है? तो ऐसा लगता है कि धुआं निकल रहा है, जलन होती है और धुआं निकल रहा है। इस तरह का जो लक्षण है वो आपके दीप्त रोग में देखने को मिलता है। क्वेश्चन आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, दीप्त रोग। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, दुग्धे दधनी रसे तक्रे कल्को देयो से स्नेह सिद्धि में कल्क की मात्रा कितनी होती है? ओके, ये पूछा है इसने। सो अष्टमांशिक मात्रा होती है कल्क की। दुग्धे दधनी रसे तक्रे कल्को देयो, ये बताया गया है स्नेह सिद्धि में। तो कल्क की जो मात्रा होती है वो अष्टमांशिक होती है, 1/8। तो जितना आपने लिया है दूध, उसका 1/8 पार्ट आपका कल्क होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, अनुक्तमान अरिष्टेषु द्रव द्रोणे डैश गुणं। तो अनुक्तमान अगर हो, अनुक्तमान मतलब गुड़ की मात्रा नहीं बताई गई हो, तो वहां पे आपको कितना लेना चाहिए? 1 द्रोणी द्रव अगर आपने लिया है तो उसमें गुड़ की मात्रा 1 तुला होनी चाहिए। ठीक, ऑप्शन ए तुला आपका सही आंसर है। ये तुला, माशा, कुड़ब ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया है। आप लोग पैसेज कल्पना की वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मान परिभाषा बताई गई है। मान परिभाषा में हमने ये सारा चीज डिस्कस किया है। 1 पल कितना होता है, तुला कितना होता है, माशा कितना होता है,
वो सारा हिसाब उसमें बताया गया है, तो वो वीडियोस आप लोग जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, चरक अनुसार जिज्ञासा नाम डैश बताया गया है। तो जिज्ञासा नाम परीक्षा बताया गया है, ठीक। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, कर्तारम अवश्य अनुबध्नाति कार्पात उत्तर कालं कार्य निमित्तः। तो ये श्लोक है, डेफिनेशन है, किसका डेफिनेशन है इसने पूछा है। तो आपका ऑप्शन डी सही आंसर है, अनुबंध्य। अनुबंध्य का ये डेफिनेशन है, कर्तारम अवश्य अनुबध्नाति कार्पात उत्तर कालं कार्यम इति, ठीक है। तो ये श्लोक आप लोग याद करेंगे, पदार्थ विज्ञान का ही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, डैश मनोदोष औषधं परम। तो मनोदोष में सबसे बेस्ट औषध क्या होता है, ये श्लोक है, श्लोक खंड ही है। तो इसमें आंसर है धी धैर्य आत्मादि विज्ञानं मनोदोष औषधं परम। तो मानस रोग की जब चिकित्सा आपको पूछी जाए, आपको ये वाला श्लोक लिखना है, उसमें उसके चिकित्सा सूत्र में आपको लिखना होता है, ही धैर्य आत्मादि विज्ञानं मनोदोष औषधं परम। काफी इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, तो आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, वाग्भट अनुसार तृतीयक ज्वर में दोषों का अधिष्ठान होगा। तृतीयक ज्वर में कौन से दोष बताए हैं आचार्य वाग्भट ने, मेद बताया उन्होंने, मेद उधर दूषित होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, येन ही चांचल्यं दुर्ग्रहत्वं च नश्यति, किसका लक्षण है। तो ये पारद के संस्कार के से क्वेश्चन आया है। तो उसमें जितने संस्कार, 18 संस्कार बताए गए हैं पारद के, उनमें जितने संस्कार हैं उनकी प्रॉपर्टीज, उनके फायदे अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसने पूछा है कि येन ही चांचल्यं दुर्ग्रहत्वं च नश्यति। तो पारद की जो चंचलता होती है और दुर्ग्रहत्व होता है, उसको कौन सा संस्कार नाश कर देता है। क्योंकि पारद की हमें मेडिसिन बनानी होती है ना, तो मेडिसिन के लिए हमें उसको शांत करना होता है, उसमें सारे संस्कार करके उसकी प्रॉपर्टीज को बदलनी होती है। पारद बंध की ये प्रॉपर्टीज बताई गई हैं, सो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, कटुभद्रा। कटुभद्रा किसका पर्याय है इसने पूछा है, ऑप्शंस देख लेते हैं, पिपली, मरीच और नागर, या कोई नहीं। तो आपको सभी सही आंसर लग रहा होगा, क्योंकि कटु तो सारे ही होते हैं, लेकिन कटुभद्रा है नागर का पर्याय। ओके, नागर यानी जो आपकी शोंठ होती है उसको हम लोग नागर बोलते हैं, तो कटुभद्रा उसका पर्याय है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, कॉमनेस्ट कार्सिनोमा इन इंडियन वुमेन इज। सो इंडियन वुमेन जो है इंडिया में सबसे कॉमन कार्सिनोमा ब्रेस्ट काउंट किया गया, स्टैटिस्टिक्स से ये पता चला है, काउंटिंग से। तो ये आपका सही आंसर होगा, कार्सिनोमा ब्रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, द्वापर युग का लोक से साम्य है। तो द्वापर युग का कौन सी अवस्था से साम्यता बताई गई है, इसने क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन सी वृद्धावस्था आपका सही आंसर होगा, वृद्धावस्था की साम्यता द्वापर युग से की गई है। ओके, तो ऐसे आप लोग इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया पर 1000 इज। तो ये काफी पुराना क्वेश्चन है, अभी तो फिगर्स चेंज हो गए होंगे। इसमें से आंसर आपका होगा 8.7 बताया गया है, पर 1000 8.7 मोर्टेलिटी रेट थी तब, क्योंकि 2005 का पेपर है, काफी पुराना पेपर है, तो उस टाइम के फिगर्स 8.7 थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, शोधन गण में सम्मिलित नहीं है। शोधन गण में कुलत्थ सम्मिलित नहीं है, बाकी कांच, आपका टंकण और क्षिप्र ये सारे शोधन गण के मेंबर्स हैं, ठीक है, ये शोधन में काम आते हैं, लेकिन कुलत्थ उसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 66 आपकी आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन थी। काफी कम क्वेश्चंस थे आज के क्वेश्चन पेपर में, एंड आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे और इसके आंसर्स भी आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। सो आप लोग हमें जरूर बताइए कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं। काफी सारे नए हमारे सब्सक्राइबर्स भी हैं और बहुत सारे लोग भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग हमें कमेंट करके बताते हैं कि हमारी क्लास उनको अच्छी लग रही है। कोई क्वेश्चंस होता है पूछते हैं, कोई गलती हमसे हो जाती है तो वो भी रेक्टिफाई करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप लोग हमारे साथ इंटरेक्ट किया कीजिए, ताकि हमें भी इंटरेस्ट आए कि हम आपके लिए और वीडियोस लाएं और क्लासेस लाएं, ताकि आप लोग घर पे बैठ के प्रिपरेशन कर पाए एग्जाम के लिए।
आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक खाते रहिए, पीते रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए। थैंक यू सो मच और आप लोगों को मेरा नमस्कार।